हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीडे। दिस इज़ कृतिका खंडेलवाल। आज हम बचे हुए अपने बाकी अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनकम। अब हमारी इनकम का मतलब क्या होता है भाई? हमारी इनकम क्या होगी? अगर हम कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारी इनकम क्या होगी? जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ये होगी ना, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो हम कैसे करके निकालेंगे कि भाई एक बिजनेस में गुड्स को बेच करके अगर मेरे को 20 लाख रुपए मिला साल का, और अगर मैंने खर्चा कर दिया, अगर मैंने एक्सपेंसेस कर दिया है करीब 15 लाख रुपए का। एक्सपेंसेस किस में हो सकते हैं? मैंने कोई गुड्स परचेज करा, मैंने रेंट दिया, मैंने सैलरी दिया, मैंने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस दिया, मैंने स्टेशनरी खरीदी, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, साफ सफाई का खर्चा, इसका खर्चा। तो मैंने ये जितने भी मैंने एक्सपेंसेस कर दिए, इसके बाद जो मेरे 5 लाख रुपए बचे वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम। तो इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड विच इज़ जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इट इज़ टर्म्ड एज इनकम। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन रेवेन्यू एंड बिटवीन एक्सपेंस। ये हमारा रेवेन्यू था, ये हमारा एक्सपेंस था, इसके बीच में जो डिफरेंस हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अपनी इनकम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रॉफिट। तो बेसिकली वही हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया? इसके ऑपोजिट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट का मतलब हो गया जो भी हम लोगों ने इनकम अर्न करी है अपने बिजनेस से। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि गुड्स या सर्विसेज को बेच करके आप जो एक्स्ट्रा जो इनकम कमाते हो आप उनको प्रॉफिट नहीं बोलते हो। आप प्रॉफिट किसको बोलोगे? सिर्फ जिन चीज़ों में बिजनेस डील कर रहा है। भाई अब समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेशनरी में डील कर रही हूँ, है ना, जैसे हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी को गुड्स को बेच करके जो भी हम लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा हम सिर्फ उनको बोलेंगे प्रॉफिट। अब समझोगी मैंने एक्स्ट्रा में मेरा घर था जहाँ पे मैं रह रही थी, मैंने उसको भी बेच दिया, तो वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों मेरा प्रॉफिट नहीं होगा? बिकॉज मेरा जो घर बेचना वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ क्या है? मेरे बिजनेस को चलाने से, मतलब मैं जिस चीज़ में मैं बिजनेस में डील करती हूँ सिर्फ वही मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेन। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, हम लोगों ने देखा, एक तो होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और एक होती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसमें आपका बिजनेस डील करता है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, और नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिसमें आपका बिजनेस डील नहीं करता है बट येट आपको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्टेशनरी बिजनेस है तो मैं स्टेशनरी के अगर गुड्स को बेच करके अगर मेरे को कुछ पैसा मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। और साथ में अगर मेरा कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना कोई घर बेच दिया, फिर मैं रेसिडेंशियल घर बेच दिया, या समझो कि मैंने अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बेच दी है, मैंने अपने अगर ऑफिस की बिल्डिंग बेच दी है, तो ये मेरा काम तो नहीं है बिल्डिंग को बेचना, ये तो मैंने ऐसे ही बेच दिया। तो अगर कोई भी अगर ऐसे इरेगुलर एक्टिविटी से अगर मेरे को कोई भी प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं गेन। तो बेसिकली इनकम 2 टाइप की होती है, या तो प्रॉफिट हो सकती है या तो वो गेन हो सकती है। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी हमको अपनी रेगुलर एक्टिविटी से, जो भी हमको अपनी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज से जो हमको प्रॉफिट होता है, जो हमको इनकम होती है, हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और अगर कोई भी इरेगुलर एक्टिविटी से जिसमें हमारा बिजनेस डील नहीं करता है, अगर उससे अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम उसको बोलते हैं गेन। अब देखिए समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो भाई मेरा काम ही है ये बिल्डिंग्स को बेचना खरीदना। ठीक है, अगर मेरा वो काम ही है तो अगर मेरे को अगर उससे पैसा मिलेगा तो मैं उसी को क्या बन जाएगा? फिर वो मेरा बन जाएगा प्रॉफिट। और वहीं अगर यहाँ पे वो मेरा काम नहीं था तो इसलिए वो मेरा क्या बन गया था? वो मेरा बन गया था गेन। आप डिफरेंस समझे ना? अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर होती और अगर मेरा काम होता तो हमको उससे कोई प्रॉफिट होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। और क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, दैट इज नॉट माई बिजनेस एक्टिविटी, तो वही जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है गेन। तो बेसिकली गेन इज अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर और नॉन रिकरेंट नेचर। नॉर्मल सी बात है, मैं ये नॉन रिकरेंट नेचर का होता है, मैं रोज रोज अपनी ऑफिस बिल्डिंग बेचूंगी नहीं हर महीने, है ना, तो दैट इज अ नॉन रिकरेंट नेचर टाइप। नेक्स्ट हमारा होता है लॉस। तो ऐसी लॉस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का जस्ट ऑपोजिट। क्या होता है ये? ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैं बोलूँ मेरा
मेरे एक्सपेंसेस से छोटा था, अगर जैसे मैंने वहाँ 20 लाख और 15 लाख माना था, पर अब समझो मेरे को 15 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ है और मैंने 20 लाख रुपए का मैंने खर्चा कर दिया, तो अगर ये ऑपोजिट है तो ये जो बीच में 5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस। तो इट इज़ द excess of expenses of a period over its revenues. It is the excess of expenses. It is the excess of expenses over its revenues. Over its revenues. नेक्स्ट मेरा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन इंटरप्राइज फर्म या कंपनी, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जब हम जो अभी तक जो पढ़ रहे थे, ये जो हम लोगों ने इस वाली स्लाइड में देखा, ये जो रेवेन्यू, ये प्रॉफिट वाली स्लाइड में हमने देखा रेवेन्यू कि आपको 15 लाख और आपको इसका रेवेन्यू हुआ था, ये जो आपने देखा रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, इस रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, अपनी कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अपनी ऑपरेटिंग मतलब अपनी बिजनेस जिस भी चीज़ में डील, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सिंपल मतलब होता है बिजनेस जो भी गुड्स में वो बिजनेस डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से अगर हमको पैसा मिल रहा है, अगर हमको उसका कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डेटर। तो डेटर का मतलब क्या होता है, अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, अगर हम गुड्स को बेचते हैं, अपनी जो हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, अगर उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से दो तरीके से हम गुड्स को बेच सकते हैं, या तो हमको कोई अभी के अभी हमको पैसा दे के जाए, या तो अभी हमको पैसा नहीं दे के जाए और हमको ये बोले कि भाई मैं तेरे को बाद में पैसा दूंगा। ठीक है, तो अगर वो अभी पैसा दे जाता है तो वो कैश सेल हो चुकी है, पर अगर हमको कैश अभी नहीं देता है तो ऐसे इंसान का हम लोग किस नाम से हम लोग उनको खड़ा कर देते हैं, डेटर के नाम से। और डेटर हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए होता है हमारे एसेट्स, क्योंकि वो आज नहीं तो हमको कल पैसा देगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं एसेट्स और हम उनको बोलते हैं डेटर्स। तो एक कोई भी पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो बेसिकली जिसको भी हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं, ऐसे बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बंदे को हम लोग बोलते हैं डेटर्स। और बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, देखिए डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल इज़ द सेम थिंग, बस दोनों में एक फ़र्क क्या होता है कि यहाँ वाले केस में मैं फॉर एग्जांपल मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं तेरे को 10 दिन बाद पैसे दे दूँगी, उसने मान लिया, उसने मेरे को गुड्स दे दिए, सिंपल ये क्या हो गया, ये हो गया डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि उसने मेरे को बोला यार मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तो एक काम कर, हम एक वो एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं कि जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भाई कृतिका खंडेलवाल इतने रुपए इस डेट पर 10 दिन बाद समझ लो इस डेट पर मेरे को देगी, और मैंने अपने यहाँ पे साइन करे हैं और उसने भी यहाँ पर अपने साइन करे हैं। तो अगर ऐसा हम लोग कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बात वही है, बस यहाँ पे जो बात है वो ओरली हो चुकी है और यहाँ पे जो बात है वो बाकायदा एक रिटन एग्रीमेंट बन करके हुई है। तो यहाँ पर हम एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आप आगे 11th क्लास में पढ़ोगे, 11th क्लास में एक पूरा चैप्टर है वाउचर्स का, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे, आप बिल्स ऑफ जो बिल्स रिसीवेबल होता है वो हम कैसे करके बनाते हैं, हम उस वाले वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली बिल्स रिसीवेबल आप बनाते हो, वहाँ पे आप लिखते क्या हो कि हमने उसको कौन सी डेट पर बनाया, हमने किन दो इंसानों के बीच में बनाया, फाइनली आपको कितने रुपए देने हैं और आपको कौन सी डेट पर आपको देने हैं, और साथ में आप दोनों साइन करते हो। तो यही वाली चीज़ क्या बन जाती है, वो बन जाता है इंसान हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। वो हमारे डेटर्स नहीं रहता, वो हमारे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो बेसिकली वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम लोग जो बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट। ऑन स्पेसिफाइड डेट, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हो कि आप कौन सी डेट पर आप पैसा दोगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट, तो आप उसको बोलते हो बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी आपके लिए क्या होता है, ये भी आपके लिए होता है एसेट। नेक्स्ट आपके लिए होता है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट डेटर्स से। अगर मैंने कोई भी गुड्स परचेज करे हैं, जिसके लिए कि मैंने पैसा नहीं दिया है, यानी कि मैंने क्रेडिट में गुड परचेज करे हैं, तो फिर मैं क्या हो जाता, तो फिर वो बंदा मेरे लिए क्या हो जाता है, वो बंदा मेरे लिए हो जाता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है लायबिलिटीज़, बिकॉज क्रेडिटर एक अमाउंट ओन करता है हम किसी और इंटरप्राइज के ऊपर, तो हम क्या बन जाते हैं, हम वो जो क्रेडिटर है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो हमारे लिए बन जाता है लायबिलिटी। और वो भी कौन सी वाली लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी।
ठीक है। तो पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टिकट, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। सेम ऐसे बिल्स रिसीवेबल के ऑपोजिट होता है बिल्स पेबल। वही अगर सामने वाले बंदे को भरोसा नहीं था मेरे ऊपर कि मैं उसको पैसा दूंगी, तो हम लोगों ने एक अग्रीमेंट बनाया, जिस अग्रीमेंट पे मैंने लिखा कि भाई मैं तेरे को इतना इतना पैसा मैं तेरे को इस वाली डेट पर दूंगी, और मैंने यहाँ पे साइन करे और मैंने उससे भी यहाँ पे साइन करवा लिए और यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया। तो ऐसी वाली बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम उनको बोलते हैं बिल्स पेबल। तो इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। देखिए अब देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। यहाँ पे डेटर ने एक्सेप्ट करा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर। क्योंकि बनाती तो मैं ही हूँ, बनाऊंगी तो हर बार मैं बिजनेस मैन हूँ तो मैं ही बनाऊंगी, पर उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, या तो डेटर या तो क्रेडिटर। अब यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा उसको, क्रेडिटर। तो इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल, क्योंकि वो अमाउंट पेबल है, हमको वो अमाउंट को पे करना है ऑन द स्पेसिफाइड डेट, तो हम उसको बोलेंगे बिल्स पेबल। तो बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक टॉपिक है, सेपरेट एक चैप्टर है आपके बुक्स में, ठीक है, क्लास 11th में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, या तो वो होता है बिल्स रिसीवेबल या तो वो होता है बिल्स पेबल। जो आपको समझ आ गया, बिल्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स और बिल्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल भी आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्काउंट ना दो तरीके का होता है, डिस्काउंट दो तरीके का होता है। एक तरीका आपका डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक तरीके का आपका होता है कैश डिस्काउंट। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में वहाँ पे लिखा रहता है 50% ऑफ, 50% का डिस्काउंट है, ठीक है। अगर वो 50% का डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट कौन दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रही है कंपनी ही, है ना, ये डिस्काउंट दे रही है कंपनी, और ये हम सबको मिल रहा है, ये हम सबको मिल रहा है। और जब आप देखते हैं, जब बिल आता है, जब आपके पास बिल आता है, जब आप शॉपिंग करते हैं, तो आप एक चीज़ नोट करना, उसके अंदर आपका लिखा नहीं रहता डिस्काउंट, लिखा नहीं रहता उसके अंदर डिस्काउंट। उसके अंदर क्या होता है, बिल के अंदर क्या लिखा रहता है कि भाई हमने 9,999 का, हमने कोई भी समझ लो, हमने कोई भी जीन्स खरीदा है 9,999 का, सॉरी 999 का, ठीक है, हम लोगों ने कोई भी जीन्स खरीदा है और उसके ऊपर हमारा GST चार्ज होता है इतना इतना, तो हमको इतने का हमको पेमेंट करना होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को वो कभी भी लिखते नहीं है, वो नहीं लिखते ये जो जीन्स थी वो 2,000 रुपये की थी और वो आपको 1,000 रुपये की पड़ी, नहीं लिखते वो लोग। तो बेसिकली ये हो जाता है, ये वाले टाइप के डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कंपनी ही दे रही है सब लोगों को। जो सब गुड्स के ऊपर 50% का ऑफ है तो वो सबके लिए ऑफ है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यार मैं गई, समझ लो मेरी फ्रेंड की दुकान थी, मैंने वहाँ से ईयरफोन्स खरीदे, उसने मेरे को बोला यार वैसे तो 3,000 के, चल ठीक है तू मेरे को 2,500 रुपये दे दे, ठीक है, तो उसने मेरे को 500 का डिस्काउंट दे दिया। या समझो कि दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई मैं किसी इंसान के पास गई, मैंने उसको बोला यार बहुत महंगा दे रहा है, 2,000 का है, बट नहीं, हमने उससे बार्गेनिंग करी, बार्गेनिंग करके वो आ गया 1,500 रुपये के ऊपर, 500 रुपये का उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट है ये हर किसी के लिए नहीं है, ये डिस्काउंट इसलिए था क्योंकि या तो मैंने बार्गेन करा, या वो मेरा दोस्त था, या वो शॉप से मैं बार बार खरीदती रहती हूँ, या तो भी कोई रीज़न था। या समझ लो कि मैंने उसको जाकर के पैसे जल्दी दे दिए, मैंने उसको बोला यार मैं तेरे को 10 दिन में पैसे दूंगी, बट मैंने उसको 5 दिन में पैसे दे दिए, तो उसने खुश होकर बोला चल जाने दे, 2,100 रुपये जान दे, तो 2,000 रुपये दे दे। तो ऐसे वाले डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये वाले डिस्काउंट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हमारी बिल में कहीं भी नहीं लिखा था कि हमने ये डिस्काउंटेड खरीदा है, उस बिल पे सिर्फ उसकी प्राइस लिखी होती है। तो ऐसे वाले डिस्काउंट को जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मतलब हम लोगों ने एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लिया। अब देखिए डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या होती है, when customers are allowed rebate in the prices of goods by the business or from the amount paid by customers। यहाँ पे हम लोग अमाउंट पे कर रहे थे, उसके बदले मेरे को रिबेट मिल गया था। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसने मेरे को ये वाली कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट में बिजनेस ने ही मेरे को डिस्काउंट दिया था। तो ये दो टाइप के हम लोग डिस्काउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। अब हम लोग ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आपको ये बात याद रखना है कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जर्नल एंट्री में काम आएगा कि अगर हमको कोई भी जर्नल एंट्री में, अगर कोई भी एंट्री में अगर मुझे लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरे को उसको एंटर नहीं करना है, ठीक है। हमको सिर्फ उस प्राइस को हमको कम करके शो कर देना है, और अगर वही हमको लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट तो हमको उसको शो करना है। नेक्स्ट हमारा होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई भी एसेट है, अगर बिजनेस अगर उसको यूज़ कर रही है,
कोई भी अगर एसेट है, बिजनेस अगर उसको यूज़ कर रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो डिप्लीट तो होगी। कैसे होगी? फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, आज अगर मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो मोबाइल फ़ोन अगर मैंने खरीदा और अगर मैं उसको कल बेचने के लिए जाऊंगी, तो अगर मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा 10,000 रुपये का, तो फिर कल क्या मैं इसको 10,000 रुपये का बेच पाऊंगी? बिल्कुल नहीं बेच पाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग 9,000 रुपये का खरीदेंगे, या समझो अगर मैं 1 साल बेचने के लिए, 1 साल बाद अगर मैं बेचने के लिए गई तो शायद वो 5,000 रुपये का बिकेगा। तो ये जो उसकी वैल्यू में, जब कोई भी एसेट की वैल्यू में जो डिप्लीशन आता है, हम उस डिप्लीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन, और बाकायदा इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाता है। जो डेप्रीसिएशन होता है वो हमारा एक तरह का एक्सपेंस होता है जो कि नॉन कैश नेचर का होता है, क्योंकि इसमें हम कैश नहीं दे रहे ना, ये इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है जिसको कि हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? डेप्रीसिएशन, इट इज़ अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ, देखिए इसके रीजंस को बहुत ध्यान से समझिए। बिकॉज ऑफ यूसेज, पहली बात है, हम इसकी जो वैल्यू गिरती है वो क्यों गिर जाती है? भाई मैंने मोबाइल फ़ोन को मैंने 1 साल यूज़ करा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिरेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है? विद एफ्लक्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समझो ये वाला मोबाइल फ़ोन था, आज मैंने उसको 10,000 रुपये का मैंने खरीदा और मैंने उसको यूज़ भी नहीं करा। कल मेरा दिमाग बदल गया, यार मेरे को ये वाला मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड को जाके बोला, यार तू ये वाला मोबाइल फ़ोन मुझसे खरीद ले। उसने मुझसे ले लिया, तो क्या वो मेरे को 10,000 रुपये देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा यार तूने खरीदा, मैं तो 9,000 रुपये में लूँगा। सिंपल। तो इवन अगर आपने उसको यूज़ ना भी करा हो, अगर वो सिर्फ रखा हुआ आपके पास में, तो भी कोई भी उसको सेम प्राइस पे नहीं खरीदेगा, क्योंकि भाई वो मेरे से बेटर फिर वो मार्केट से नहीं खरीदेगा क्या? ऑब्वियस बात है ना। ठीक है, तो वो मुझसे सेम प्राइस में फिर भी वो नहीं खरीदेगा। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है विद एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स मतलब क्योंकि समय अगर निकल जाता है तो भी जो आपकी वैल्यू होती है एसेट की वो डिक्रीज हो जाती है। और तीसरा रीज़न क्या होता है? बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस या एक्सीडेंट। समझ लो मैं एक्सीडेंट हो गया था, मोबाइल गिर गया, समझ लो। तो अगर मोबाइल अगर गिर गया तो मोबाइल गिरने की वजह से उसकी स्क्रीन को थोड़ा हार्म हो गया, इस वजह से भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। या टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है तो भी मेरे मोबाइल की वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और एक्सीडेंट का मतलब अगर कोई भी एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई भी एसेट की अगर वैल्यू लूज हो चुकी है तो ये सब रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बट ये ध्यान रखना, जो डेप्रिसिएशन है दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नेक्स्ट होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समझिए, जो डेटर्स हम लोगों ने जो खड़े करे थे, डेटर्स मतलब जो भी हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स वाले जो लोग थे, उन लोगों को जो हम लोगों ने एज अ डेटर हम लोगों ने खड़ा करा था, तो वो डेटर जो हमारे लिए एसेट्स बन चुके थे, अब समझ लो कि वो बंदा हमको पैसे ही नहीं दे रहा है। हम लोगों ने जो खड़े करे थे 1,000 रुपये के जो डेटर्स, वो हमको पैसे ही नहीं दे रहा है, दे ही नहीं रहा। तो एक टाइम आएगा कि भाई वो बोल देगा मैं नहीं दे सकता पैसे, मेरे पास नहीं है तेरे को पैसे देने के लिए। तो हम इसको क्या बदल देंगे? ये ज़िंदगी पर थोड़ा एसेट्स में पड़ा रहेगा ना, क्योंकि अब तो ये हमको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे ही नहीं सकता है। और अगर हमको ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे सकता है तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोल देंगे बेड डेट्स। ठीक है, तो ये डेटर क्या बन जाता है? बेड डेट बन जाता है। और बेड डेट हमारे लिए क्या होता है? ये हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस। तो ये एसेट्स किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो इट इज़ द अमाउंट owed टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ। इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ करना। जो हम ये चेंज करें ना उसको डेटर्स से बेड डेट्स के फॉर्म में, हम इसको बोलते हैं उसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ बिकॉज इट हैज़ बिकम इररिकवरेबल, क्योंकि अभी इररिकवरेबल हो चुका है, तो इसीलिए हमने अपने जो एसेट्स है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बेड डेट्स। हाँ, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कई बार, भाई ये बंदा दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया घोषित होना मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। वो आदमी भी हो सकता है, वो एक एंटरप्राइज भी हो सकता है, मतलब कोई भी बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई नॉर्मल एक छोटी किराने की दुकान भी हो सकती है। तो कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट कब होता है? जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो उसकी लायबिलिटीज से कम होंगे या ज़्यादा होंगे? जब एसेट्स हमारी लायबिलिटीज से कम होंगे, मतलब ये तो समझ लो ये सिर्फ 5 लाख है और जो मेरी लायबिलिटीज है वो 15 लाख रुपए की है, तो क्या ये पैसे मैं कभी चुका सकती हूँ? कभी भी नहीं चुका सकती हूँ। तो अगर मेरे एसेट्स अगर मेरी लायबिलिटी से कम होते हैं कि हम लायबिलिटीज़ को हम चुका ही नहीं सकते हैं, तो तब हम क्या बन जाते हैं? तब हम बन जाते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट बाकायदा एक प्रोसीजर होता है जो आप कोर्ट से लेते हो। आप ऐसे नहीं बोल देते यार भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गई, पैसे नहीं दे सकती, है ना। वो बाकायदा कोर्ट का प्रोसीजर होता है, आपको इंसॉल्वेंसी का आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। तो वो पूरा
प्रोसीजर होता है। तो इट इज़ अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। अगर मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं इस डेट्स को पे कर सकूँ, हूँ ही नहीं ना मैं इस पोजीशन में, जब मेरे पास एसेट्स ही 5 लाख के हैं तो मैं 15 लाख रुपए कहाँ से पे कर दूँ। तो अगर मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं अपने डेट्स को पे कर दूँ, तो हम लोग ऐसी वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना। नेक्स्ट होता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट मतलब ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक यूनिट नहीं होगी, इकोनॉमिक यूनिट होगी। नॉन इकोनॉमिक मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ घर पे खाना बनाती हूँ, मैं रोज़ कुकिंग करती हूँ, तो फिर क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, मैं अपनी फैमिली के लिए कुकिंग कर रही हूँ, उसके बदले मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक यूनिट नहीं बोलेंगे। और यही अगर मैं कुकिंग करती हूँ, मैं एक शेफ़ हूँ, मेरा अपना एक रेस्टोरेंट चलता है, तो उस रेस्टोरेंट में मेरे को अर्निंग होती है, तो अगर ये हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि एक प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से हम बनाते हैं, विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जहाँ पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब गुड्स का बेचना या सर्विसेज को देना, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ऐसी ही यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। तो हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारे सारे अकाउंटिंग टर्म्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी आपको रीसेंट अपडेट्स देती रहूँगी वो आपको आपके फ़ोन में एज अ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।